नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है काफ़ी टाइम से ये चर्चा में चल रहा है और इसको लेकर के काफ़ी जो आपके पक्ष और विपक्ष हैं अलग अलग बातें कह रहे हैं। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यदि हम जातिगत जनगणना करेंगे तो समाज में हम जातिवाद को बढ़ावा देंगे, एक दरार क्रिएट हो जाएगी। इस पर फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना को लेकर के। उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये जो मुद्दा है ये नीतिगत मुद्दा है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हम आपको नहीं कहेंगे कि आपको जातिगत जनगणना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसी चीज़ पर हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं कि इसके पक्ष क्या हैं, इसके विपक्ष क्या हैं। आप सभी को यदि पता हो तो 2021 में भारत की जनगणना होनी थी, जो कि आपकी 2019 से शुरू हुई थी जनगणना होना, 2021 में ख़त्म हो जानी थी, लेकिन अभी तक आपकी जनगणना नहीं हो पाई है। कोविड आ गया था, उसके बाद से ये मामला लगातार टलता जा रहा था कि अब जनगणना होगी, इस साल होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो गई। अच्छा, तो अभी फाइनली हमारे पास जो डेटा हम यूज़ करते हैं वो 2011 के अनुसार ही देखते हैं कि ये डेटा है, तो इसको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि हम जातिगत जनगणना करना भी चाहते हैं, ठीक है, कि हमने कर ली जातिगत जनगणना, तो उससे यहाँ पर पक्ष में कहा जा रहा है कि हमें पता चल जाएगा भाई कि कितने ऐसे वंचित वर्ग हैं जिनको हमें योजनाओं का लाभ पहुँचाना है, ठीक। और कुछ का ऐसा कहना है कि यदि हम ऐसा कर देते हैं तो हम बता देंगे कि भाई इनकी ये जनसंख्या है, इनकी ये जनसंख्या है, तो शायद कुछ अलग टाइप का सिनेरियो पूरे भारत में क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करवाना चाहते हैं। चलिए, आपकी इस पर क्या राय है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप क्या सोचते हैं कि ऐसी जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यदि होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जनगणना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में ये वर्क करने वाला है। तो इसी को डिटेल से समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देख लेते हैं भाई अब न्यूज़ क्या है। Supreme Court refuses to entertain PLA for caste census, says issues is domain of governance। ये गवर्नेंस का इशू है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र को निर्देशित की जाने वाली जो याचिका थी जिस पर विचार करना था, फाइनली उसको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले और अन्य हाशिए के वर्गों के कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर कहा है कि ये जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये मुद्दा शासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि न्यायपालिका के। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति SC वैन भट्टी की खंडपीठ ने जो सुनवाई की थी, इसमें याचिका को वापस लेते हुए बोला कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों की गणना में तेजी लाने के लिए निर्देश देने की मांग पहले की गई थी। पीठ का क्या कहना है? पीठ का कहना है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। आप जो हमारे पास लेकर के आए हो याचिका, इसका हम क्या करें? ये मुद्दा शासन के अधिकार क्षेत्र में है, ये नीतिगत मामला हो जाता है। पीठ ने कहा कि यह याचिका ये खारिज कर रहे हैं आज, क्योंकि अदालत इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अधिवक्ता रविशंकर जंडियालाने ने क्या कहा? कई ऐसे देश हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन भारत को अभी ऐसा करना है, ठीक है, कि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ऐसी जातिगत जनगणना करवाई है लेकिन भारत ने अभी तक नहीं करवाई और भारत को ऐसा करना चाहिए। 1992 में इंदिरा साहनी फैसले मंडल आयोग के फैसले में कहा गया है कि जनगणना समय समय पर की जानी चाहिए, जो कि भारत क्या कर रहा है, लगातार इसको टाल रहा है। याचिका में क्या कहा गया था? तो श्री नायडू के करुणा राम के माध्यम से ये याचिका दायर की गई थी कि केंद्र और उसकी एजेंसियों ने आज तक जनगणना 2021 के लिए नहीं की है। शुरू में कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ पर जनगणना नहीं हुई थी और अब बाद इसको आगे फिसलाया जा रहा है। देश की 2021 की जनगणना अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी, जो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। 2021 के संचालन के लिए पहली तैयारी की जो बैठक है वो 9 अप्रैल 2019 में की गई थी। इसके बाद जनगणना की गणना के लिए प्रक्रिया कई बार स्थगित हुई है। जनगणना न केवल जनसंख्या वृद्धि पर नजर रखने के लिए आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यदि हमें पता चलेगा भाई कि किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी है, जो भारत लागू करना चाहता है, उसको भी लागू कर सकता है, जिससे हम इसको क्या कर सके,
ऑफ कोर्स हमें इसको लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। उन संसाधनों का उपयोग हम एक हद तक कर सकते हैं, और जनसंख्या यदि ऐसे ही लगातार बढ़ती रहेगी तो स्थिति हो जाएगी, ना लोगों के पास जॉब होगी, भुखमरी की समस्या बढ़ती रहेगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती रहेंगी, क्योंकि हमें वन क्षेत्र काटने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा। जब सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर सके। अभी भी आप देखो जो जनसंख्या है हमारे पास, उसमें हम आधे से ज़्यादा जनसंख्या इस प्रकार की है, ठीक है, आधे से ज़्यादा की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं उनकी भी बात नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत एकदम नीचे की। आधे से ज़्यादा जनसंख्या इस टाइम ऐसी है जो सिर्फ नॉर्मल एक जीवन जीने वाले पे काम कर रही है, और सिर्फ जनसंख्या का मैं मान लूँ 1% हिस्सा ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट होगा। आधे से ज़्यादा ऐसी है जो बस नॉर्मल काम चला रही है, अपना चल रही है, खाने पीने के लिए उनके पास पैसा है। जॉब्स की बात आ जाती है, जॉब्स क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनगणना करवाई जाए, और इस मुद्दे पर ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से सही था। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम जनसंख्या देख लें भाई क्या है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उस पर नज़र रख सकें और उसके अकॉर्डिंग जो नीतियाँ और पॉलिसीज़ हैं उनको बना सकें, बल्कि यह देश के लोगों का व्यापक सामाजिक आर्थिक डेटा भी उपलब्ध कराता है, जिसका उपयोग हम नीति निर्माण में कर सकते हैं, आर्थिक नियोजन और विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों में किया जाता है। ठीक है, ये भारतीय जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं, जैसे कि हमें क्या बताएगा कि वर्तमान में क्या लिंगानुपात है, आयु कितनी है, आय प्रति व्यक्ति कितनी है, व्यवसाय कैसा है, प्रवासन पैटर्न दिखाता है कि कितने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितने सारे लोग इंडिया को छोड़ करके जाना पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, ये सारा जो सांख्यिकी डेटा है वो हमें मिलता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से वंचित समूहों की पहचान करने में हमें सहायता मिलेगी कि भाई और कौन सी ऐसी वंचित जनसंख्या है या जाति है जो हमसे छूट रही है, उसको हम पहचान सकेंगे, उसका हम संरक्षण कर सकेंगे। समान संसाधन वितरण सुनिश्चित हो सकेगा इससे कि सभी को समान संसाधन मिले। लक्षित नीतियों के क्रियान्वयन पर हम निगरानी रख सकेंगे कि हमने किसी लक्षित वर्ग के लिए, मान लीजिए SC ST अनुसूचित जाति, इन सब के लिए हमने कोई पॉलिसी लॉन्च करी, अब वो पॉलिसी किस प्रकार से कार्य कर रही है, इस पर भी हमें फायदा मिलेगा यदि हम ऐसे जनगणना करते हैं तो। ठीक, वर्ष 1931 में आप देखोगे तो अंतिम बार जातिवार डेटा जो है वो लाया गया था, लेकिन वो जो डेटा है वो पुराना हो चुका है, उस डेटा को पब्लिश नहीं किया गया था उस तरीके से, बस डेटा उनके पास रखा है, वो सामने नहीं आया निकल करके। ठीक, तो डेटा हमारे पास था 1931 का, वो अब बहुत पुराना है। जनगणना और सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना डेटा केंद्र सरकार के लिए सामाजिक न्याय और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 2011 में आयोजित आपकी SECC का उद्देश्य जाति संबंधी जानकारी सहित सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर व्यापक डेटा एकत्र करना था। ठीक है, जो कि किया भी गया। आंकड़ों की गुणवत्ता और वर्गीकरण संबंधी चुनौतियों के कारण कच्चे जाति आंकड़ों को जारी करने और प्रभावी उपयोग में बाधा उत्पन्न हुई थी, जो हम जारी कर नहीं पाए थे। इस डेटा को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की आवश्यकता है, जिसका गठन किया जाना चाहिए, जो जातिवार डाटा को देखे, उसको पूरी तरीके से समग्र करे, और उसका जो पूरा तरीके से एक जो कहते हैं ना ठोस कच्चा चिट्ठा, नॉर्मली ऐसे नहीं कि नॉर्मल हमने कह दिया इतनी जाति प्रॉपर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसकी सिफारिशें अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है कि वो इसके लिए कोई भी समिति का गठन करेगी। जाति जनगणना पर आते हैं। इसमें लोगों की जाति, उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती हैं। जाति जनगणना के पक्ष में तर्क क्या है, देखिए, हाशिए पर खड़े लोगों की जनगणना हो जाएगी, साथ ही साथ नीति निर्माण में डेटा हमें मिल जाएगा, उस अकॉर्डिंग हम नीति निर्माण कर सकते हैं। जातियों के संबंध में बिना विश्वसनीय आंकड़ों के सामाजिक कल्याण योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं है, ये पता चल जाएगा भाई। साथ ही साथ पिछले वर्ग की गणना में उनकी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बारे में पता चलेगा कि जितना पैसा सरकार ने इन जातियों के उत्थान में लगाया है, क्या वो सही जगह लगा है या नहीं लगा है, कितनी शिक्षित हुई हैं, कितनी वो आगे बढ़ रही हैं, या फिर वो उसी पुराने ढर्रे पर हैं जहाँ पहले थी। ठीक है, न्यायिक समर्थन। भारत में अदालतों ने अक्सर जोर देकर कहा है कि आरक्षण के संबंध में पर्याप्त डेटा होना महत्वपूर्ण है, जो कि वर्तमान में हमारे पास नहीं है। जाति जनगणना के खिलाफ में तर्क क्या है? जाति के भीतर जाति, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। अभी आपका ये आरक्षण लागू किया गया था, जाति के भीतर जाति वाला आरक्षण, और उसका बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, जाति व्यवस्था को मजबूत करेगी। उनका कहना है कि अभी तो हम ये जो जाति का कॉन्सेप्ट है वो भारत में खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम ये जाति जनगणना लाना शुरू कर देंगे या करेंगे तो इससे क्या है, इसको समर्थन मिलेगा और लोगों के बीच में ये जो ऊंच नीच है ये वर्तमान में बना रहेगा। चलो, डेटा की अशुद्धियां और हेराफेरी भी हो सकती है इससे, और जाति जनगणना में एकत्र किए गए डेटा को राजनीतिक या अन्य हितों की पूर्ति के लिए हेराफेर किया जा सकता है, ये यूज किया जा सकता है।
तो ये तो वाकई सही बात है कि राजनीति में तो उसका पूरी तरीके से यूज होने वाला है। आगे आ जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECE। भारत में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का आयोजन वर्ष 1931 में पहली बार किया गया था, ठीक है, और वर्ष 2011 में किया गया, लेकिन पूरी तरीके से आया नहीं निकल करके सामने। 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होनी थी। 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक की जनगणना में प्रत्येक बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा एकत्र किया गया तथा OBC और दूसरी जातियों का डेटा एकत्र नहीं किया गया। तो यहाँ पर अभी प्रॉपर डेटा नहीं है। SECC के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा उनके जाति समूहों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रॉपर हमें नहीं पता है। वर्ष 2015 में जाति का डेटा सामाजिक न्याय तथा आधिकारिक मंत्रालय को सौंप दिया गया था, सरकार द्वारा सार्वजनिक, लेकिन इसको नहीं किया गया था। यही मैं आपको बता रही थी कि था डेटा, लेकिन वो सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि डेटा में खामियों के कारण वह 2011 के तहत जो एकत्र किया गया जाति का डेटा है उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो डेटा सही नहीं था। तो इस बार कहा जा रहा है कि भाई डेटा गलत ना हो, इसके लिए आप एक समिति का ही गठन कर दीजिए अलग से, जो जातिगत डेटा को संरक्षित करे। ठीक, आगे आते हैं। SECE तथा जनगणना में अंतर क्या है? देखिए, भारतीय जनगणना जो है जनसंख्या का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि SECC राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है कि राज्य में कितने लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है सरकार की। जनगणना वर्ष 1948 में जनगणना अधिनियम के अंतर्गत की जाती है और इसीलिए सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है। SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों के लाभ को प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस कर ली, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, किसके तहत जनगणना की जाती है, कब लास्ट टाइम की गई थी, उसको प्रकाशित क्यों नहीं किया गया। अब लास्ट में आपके लिए आ जाता है क्वेश्चन, भारत में जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? 1848 जनगणना अधिनियम, 1912, 1948 या फिर 1988। तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।